नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिनेंस फादर में। दोस्तों, मैं आज वीडियो बना रहा हूं अभी लेट इवनिंग 19 जुलाई 2021 को। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब मार्केट तो बंद हो चुका है और आज मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। निफ्टी 50 के बारे में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का जो लास्ट ट्रेडिंग जो भी नंबर है ना, निफ्टी लास्ट जो बंद हुआ वो 15,752 के ऊपर बंद हुआ। आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं इजीली। और 171 पॉइंट की गिरावट 1.07% की गिरावट हमको देखने को मिला आज निफ्टी में। इसके पीछे अगर कारण देखें ना तो आपको इजीली एक चीज समझना होगा कि निफ्टी 50, ये जो नाम है निफ्टी 50, इसका मतलब है कि निफ्टी के अंदर टोटल 50 शेयर है। मतलब 50 शेयर मतलब 50 कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, तो 50 कंपनीज में अगर 39 कंपनी का हाल रेड जोन में होगा, ये अगर रेड जोन में होंगे तो आप समझो मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो रेड जोन में है, जो कि डाउन साइड ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो एडवांस में अगर सिर्फ 11 कंपनीज होंगी तो मेजरली जो निफ्टी का चार्ट होगा ना वो नीचे की तरफ ही दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे इजीली दिखाई दे रहा है कि नीचे की तरफ ही ये लुढ़कता हुआ गया है पूरे दिन भर में। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा है। निफ्टी 50 तो छोड़िए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको काफ़ी आसानी होगा समझने में। ये कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे वो निफ्टी 50 का हिस्सा है, निफ्टी 10 का भी हिस्सा है। निफ्टी 10 मतलब निफ्टी 50 का जो 60% जो भी वेटेज है ना, वो 60% जो सारे कंपनीज मिलके, मतलब यहाँ पे मैं अगर 60% ऑफ निफ्टी 50 लिख दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है उनमें से जो 60% जो कवरेज है वेटेज का वो 10 कंपनी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। और इस 10 में मैं एक कंपनी के बारे में बात करना वाला हूं इस वीडियो में, जो कि एक बहुत बड़ा लेवल का, बहुत बड़ा क्या, नंबर 1 अपने सेक्टर में नंबर 1 में बैठा हुआ है। और नंबर 1 ये कंपनी है और निफ्टी 10 का हिस्सा है। तो चलिए एक बार ब्लूमबर्ग के वेबसाइट में चलते हैं। ब्लूमबर्ग के वेबसाइट में, मैं एक्चुअली ब्लूमबर्ग का वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे आसानी, आप बोल सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ब्लूमबर्ग के वेबसाइट में ना बहुत इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ये भरोसे लायक भी है, क्योंकि ब्लूमबर्ग बहुत बड़ा नाम है फिनेंशियल वर्ल्ड का। तो हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है HDFC बैंक। अभी लास्ट सैटरडे को ही HDFC बैंक का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में ज़्यादा कुछ तो नेगेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट नेगेटिव मुझे भी देखने को मिला। आपने भी शायद ध्यान दिया होगा, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वही 2 पॉइंट को लेके बहुत ज़्यादा हल्ला किया जा रहा है। तो आज निफ्टी 50 में जो गिरावट हुई, उस गिरावट में सबसे बड़ा अगर गुनेगार है ना तो निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक में कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक में आज जो गिरावट देखने को मिली वो करीबन 3.34% की गिरावट आज हम लोगों को देखने को मिली। इस गिरावट को आपने गिरावट की तरह लिया, मैंने गिरावट के तरह लिया, लेकिन बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे लोग बाजार में हैं, उन्होंने इस गिरावट को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा एज एन अपॉर्चुनिटी लोगों ने इसको लिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो के एंड तक मैं दिखाऊंगा कि एज एन अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, HDFC बैंक का जो क्लोजिंग प्राइस था आज
निफ्टी के ऊपर 1470 रुपये के आसपास, 70-71 रुपये के आसपास था। डिफरेंट प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट के ऊपर कहाँ पे निफ्टी 50 के साथ, मतलब HDFC बैंक अगर आप देखें ना तो HDFC बैंक निफ्टी 50 में बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करता है। और HDFC बैंक का जो रिटर्न है वो कैसा है, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि HDFC बैंक ट्रेडर्स के लिए नॉर्मली नहीं है, नॉट फॉर ट्रेडर्स, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में इसको रखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये मस्ट है। मतलब आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपका इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और ये अपने सेगमेंट को लीड करता है। अगर आप निफ्टी बैंक देखें ना, मतलब बैंक निफ्टी जिसको बोलते हैं, तो निफ्टी बैंक में ये कंपनी सबसे ऊपर का पोजीशन, जो प्राइम पोजीशन है, अल्फा पोजीशन, उसको होल्ड करता है ये कंपनी। अभी मैं ये चार्ट में रिटर्न थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 3 साल, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, 3 साल 5 साल इस हिसाब से रिटर्न देखते हैं। तो 3 साल का अगर आप रिटर्न देखें तो HDFC बैंक का 34.5% के आसपास रिटर्न है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन अगर आप 10 साल का रिटर्न देखें ना, तो 10 साल में अगर आप इजीली देखें तो 10 साल में करीबन ये 475% का रिटर्न ये आपको दे रहा है। मतलब एवरेज 10 साल के हिसाब से ये पोर्टफोलियो में रहने लायक शेयर है। एक बार इसके चार्ट में चलेंगे कि इसका प्राइस मूवमेंट कैसा है 2021 की शुरुआत से। एक बार कोशिश करेंगे कि समझने की कि अभी ये इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं। चार्ट में आ गए हैं हम लोग। चार्ट में ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाते हुए, एकदम शुरू नहीं करके हम लोग 2021 की शुरुआत से शुरू करेंगे कि 2021 को कैसा इसका मूवमेंट था। 2021 को इसका क्लोजिंग जो हुआ था ना, वो मैं 1 मिनट इसको हटा लेता हूँ। 2021 को इसका जो प्राइस था वो 1420 रुपये के ऊपर था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1420 रुपये। 2021 की शुरुआत में, मतलब ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल 1 जनवरी 2021 को इसका क्लोजिंग प्राइस था 1420 रुपये के ऊपर, थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस हो सकता है। और आज का ये प्राइस जो है ये 1472 रुपये के ऊपर। आज हम लोग बात कर रहे हैं 19 जुलाई 2021 को। और अगर आप इसके प्राइस की मूवमेंट देखें ना, तो इसका प्राइस का जो मूवमेंट है, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये कैंडल आपको दिखाई देगा, मैं इसको एक बार, हाँ, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इस ग्रीन कलर के लाइन के ऊपर, ये इसका 100 डेज के EMA के ऊपर बन रहा है। 100 डेज का EMA का जो पैरामीटर पॉइंट निकल करके आ रहा है वो है 1470 का। ये प्राइस जो है 100 डेज के EMA के ऊपर, तो 100 डेज के EMA के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर कल बाजार खुलने के बाद ये अगर 100 डेज के EMA के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये इसका बाउंस बैक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ की। और अगर किसी भी कारण से ये 100 डेज का EMA को तोड़ के नीचे की तरफ आता है ना, तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट होने वाला है वो होने वाला है इसका ये रेड कलर का लाइन। ये जो रेड कलर का लाइन है ये 200 डेज के EMA का लाइन है। 200 EMA का लाइन है। 200 EMA का जो प्राइस निकल करके आ रहा है वो है 1414 रुपये का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे नहीं लगता ये छोटी मोटी गिरावट से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तब तो आप जानते हैं आपके लिए क्या बेटर है।
एक बार ये हाई जो पॉइंट बना हुआ है ना, इसका प्राइस देखते हैं कि ये कौन सा प्राइस है। ये है 1641 रुपए के आसपास। ये जो पॉइंट है ये 1641 रुपए के ऊपर ये पॉइंट निकल कर आ रहा है। तो कल या फिर इमीडिएट इस कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में अगर ये प्राइस रिवाइव करता है तो नेक्स्ट इसका जो इमीडिएट टारगेट पॉइंट है वो 1641 रुपए के ऊपर होगा। तो एक बार हम लोग देखेंगे कि इसका जो मेन गिरावट का कारण है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आरएसआई जो है ना, यहाँ पे चार्ट में निकल करके आ रहा है। आरएसआई का जो पॉइंट है आरएसआई 43.5। तो आरएसआई मतलब डामाडोल पोजीशन में ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं बोल सकते। लेकिन आरएसआई का मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ ही, चार्ट में तो अभी तक नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा है कि कल के डेट में शायद ये और नीचे जाए या फिर रिवाइव करता हुआ दिखाई दे। एक बार इसके हम लोग फिनेंशियल रिजल्ट में नज़र डालेंगे कि क्या गलत हो गया जिसके चलते ये बैंक जो है आज 3.5% के आसपास लुढ़क गया। क्वार्टरली रिजल्ट का जो सेक्शन है, मैंने यहाँ पे मार्केट मोजोस का वेबसाइट खोला हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट का आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लिटरली कोई भी कंपनी का जो भी फिनेंशियल पैरामीटर है या फिर फिनेंशियल रिजल्ट्स है, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, 9 मंथ वाइज, आप किसी भी पैरामीटर के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं। इसका जो लास्ट रिजल्ट आया था, मैंने अभी बताया सैटरडे को रिजल्ट आया था। तो सैटरडे मतलब ये 17/7/2021 को इसका रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट में क्या देखने को मिला, ये जून 2021 का मतलब लास्ट जो क्वार्टर बीता, क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का मैं लिख देता हूँ, FY 21-22 का। तो इसका जो लास्ट क्वार्टर बीता मतलब क्वार्टर नंबर 1 Q1 का ये रिजल्ट है। और ये जून 2020 का ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपैरिजन करेंगे। करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके साथ जस्ट इसको लेके डिस्कस करूंगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब एक साल के डिफरेंस के ऊपर ये जो चेंजेस है वो देखेंगे। चेंज कितना हुआ लास्ट जून 2020 को, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक चीज है, इंटरेस्ट अर्न्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न्ड मतलब बैंक है तो बैंक पीछे से पैसा लाती है और सामने उधार देती है, और बीच में जो कमीशन वाला चक्कर है वो बैंक अपने पास इंटरेस्ट अर्न्ड के हिसाब से रखती है। तो लास्ट क्वार्टर में जो इंटरेस्ट अर्न्ड हुआ था वो 30,000 करोड़ के ऊपर 30,377 करोड़, और इस क्वार्टर में जो है वो 30,482 करोड़। तो इंटरेस्ट अर्न में सिर्फ 0.35% का ही अपसाइड हम लोगों को देखने को मिला। वहीं पे अगर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीबन 18% की जंप हम लोगों को देखने को मिला। जो मेन पैरामीटर है, मेन जो कॉज है या मेन जो कल्प्रिट है आज के गिरावट के पीछे, वो है ये। एक तो हो गया नेट एनपीए, दूसरा हो गया ग्रॉस एनपीए, जिसको एनएनपीए भी बोलते हैं, और जिस ग्रॉस एनपीए मतलब जीएनपीए भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एनपीए मतलब बैंक्स है, बैंक के केस में क्या होता है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन आगे जाके जिस बंदे को, मतलब बैंक है, बैंक में इजीली आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक बैंक है, इसने किसी कस्टमर को लोन दिया। तो अगर ये कस्टमर लोन ठीक से रिपे कर देता है तो ये एनपीए में नहीं जाएगा। अगर इसमें इसकी जो लोन रिपेमेंट की टर्म्स है, जो भी इसके शर्तें हैं, अगर ये कस्टमर डामाडोल करता है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस लॉस हो गया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कॉज इफेक्ट के हिसाब से दिखाया जा सकता है। तो इस केस में क्या होता है,
ये जो लोन है, ये लोन का जो अमाउंट है वो एनपीए में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वही चीज़ है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली। 0.33% का जो नेट एनपीए था, ये एक्चुअली जितना कम होता है ना, उतना ज़्यादा बैंक का वैल्यूएशन, उतना ज़्यादा एसेट की क्वालिटी अच्छी होती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो 0.33 था, ये बढ़ के हो गया 0.48%। और जीएनपीए 1.36 था लास्ट ईयर, और आज मतलब इस ईयर में ये हो गया 1.47। तो नेट एनपीए में 0.15% की जंप 0.15% की जंप हम लोगों को देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और जीएनपीए में भी जो इंक्रीज बोलना चाहिए, इंक्रीज जो हुआ वो है 0.11% का, जो भी ये जीएनपीए के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट के बारे में अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 16.08% का नेट प्रॉफिट है, जो कि एक अच्छा साइन है कि लास्ट ईयर से इस ईयर को इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो में बताया कि कुछ लोग इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख रहे हैं। इसके पीछे का जो मुझे लगा जस्टिफिकेशन, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार टिकर टिप के ऊपर चलते हैं कि एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं इस कंपनी को लेके, इस बैंक को लेके। एचडीएफसी बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे टिकर टिप को खोल लेता हूँ, टिकर टिप, और आप यहाँ पे देख पाएंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो पहला बात, यहाँ पे एसआईपी वाला जो सिस्टम है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अपने हर वीडियोस में इसको बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें अगर आप हर महीने 100 रुपये के हिसाब से जमा करें एसआईपी के द्वारा, ऐसा हालांकि एचडीएफसी बैंक में 100 रुपये का निवेश करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक का जो प्राइस है वो 1471 रुपये के ऊपर है। ये एग्जाम्पल है। अगर 100 रुपये के हिसाब से अगर आप निवेश करते तो 4200 रुपये अगर जमा होता, मतलब 42 महीने में अगर आपका पैसा जमा होता 4200 रुपये, तो उस 4200 रुपये का वैल्यू होता 5614 रुपये। और रिटर्न जो हम लोगों को देखने को मिला वो 46.81% की रिटर्न इन 42 महीनों में आपको देखने को मिला। अभी एक बार फोरकास्टिंग पे नजर डालते हैं कि फोरकास्टिंग क्या कह रहा है इस बैंक के बारे में। एनालिस्ट यहाँ पे देखिए 42 एनालिस्ट का टीम बैठा हुआ है इसको लेके रिसर्च करने के लिए, और 93% एनालिस्ट का राय है कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लास्ट 3 ईयर का CAGR अगर आप यहाँ पे देखें ना तो 21.72% का है। जुलाई 2022 के लिए इसका फोरकास्टिंग हो रहा है, और हाई का जो प्राइस यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो 2068 रुपये का। तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आप देखें ना तो करीबन 41% की गेन आपको देखने को मिलेगा, और मीडियन जो है वो एवरेज है, हाई और लो के बीच का एवरेज है। तो ये जो प्राइस निकल करके आ रहा है ये 1829-30 रुपये हम लोग पकड़ सकते हैं, 1830 रुपये के आसपास। ये भी करीबन 25% की गेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और लो का जो फैक्टर है ये 1268 रुपये के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में अभी एट प्रेजेंट आपको भी देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें, एक दिन मार्केट ऊपर की तरफ भागता है तो दूसरे दिन नीचे की तरफ, फिर तीसरे दिन पता चला फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगा। तो ये प्राइस भी पॉसिबल है। आप फैक्टर्स को अगर देखें तो ये प्राइस भी पॉसिबल है। हालांकि उम्मीद हम लोग बुल रन के ऊपर रखेंगे तो हाई का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि रिटर्न है वो 41% के आसपास है।
तो अभी चलेंगे एनएससी के वेबसाइट के ऊपर और देखेंगे कि लोगों ने कैसे इस गिरावट को मौके के हिसाब से लिया। बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, और आज का जो डेट है वो है 19 जुलाई 2021 का, और लास्ट इसका जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 1472 रुपये के ऊपर। आज इसका हाई बना था 1488 रुपये, लो बना था 1466 रुपये के ऊपर। और इसमें आज जो डिलीवरी हम लोगों को देखने को मिला, डिलीवरी काफ़ी अच्छा डिलीवरी, मतलब आप समझो जहाँ पे गिरावट है, लोग पैनिक में माल बेच करके निकल रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग माल समेट रहे हैं। 52.78 करीबन 53% की डिलीवरी, मतलब अगर 2 शेयर का ट्रेडिंग हुआ तो 1 शेयर की डिलीवरी यहाँ पे उठाएगा। आप यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी ट्रेडेड और डिलीवरेबल क्वांटिटी में देख के ये चीज़ आप इजीली अज्यूम कर सकते हैं। अगर आप मेरा सुझाव माने तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके पोर्टफोलियो में ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एक बार में इकट्ठा नहीं। मतलब आज गिरा भैया आज ही ले लो, मेरा पूरा पैसा इसी में लगा दो, आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा। वो रिटर्न आपको देखने को अगले 1-1.5 साल तक शायद नहीं मिलेगा, आप जिस रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कंपनी है। अगर आपको लेना है तो आप आराम से लीजिए, 1-1, 2-2 शेयर करके आराम से लीजिए। जब भी मार्केट में गिरावट हो, पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट हो, तब लीजिए। अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बिल्डअप करें, तो ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अभी आपने देखा होगा कि 10 साल में इसने करीबन 475% का रिटर्न दिया। हम मल्टीबैगर, टेक्निकली मल्टीबैगर नहीं बोल सकते, मतलब मल्टीबैगर मतलब वो तो भयंकर ही रिटर्न देता है, तो मल्टीबैगर नहीं बोल सकते, लेकिन ये अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न देता है। आपके पोर्टफोलियो में ये ऐड करने लायक है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में है। कोई भी फिनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फिनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ज़रूर ले, और अगर फिनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ले ली है तो अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो जो निवेश करेंगे, जो पैसे का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी जिम्मेदारी खुद ले, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपको ही लेना होगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फिनांस रिलेटेड वीडियोस को लाते रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।